जियांशी ने फेंगशी को समझाने की कोशिश की कि तैवरन वाले इंसिडेंट में उसने असल में कोई गलत काम नहीं किया। उसे बस इस बात का रिग्रेट था कि वो अंदर जाने से पहले ये कंफर्म नहीं कर सका कि वो प्लेस लेजिट नहीं थी। उसने पूछा कि क्या इतने सालों के बावजूद भी वो अब भी उस पर ट्रस्ट नहीं करती। फेंगशी ने उसे बैठने के लिए कहा और फिर बोला कि क्या उसे याद है कि उनकी शादी को कितने साल हो गए हैं। जियांशी ने कुछ देर सोचा, अंदाजा लगाया और फिर कहा कि लगभग 20 to 33 ईयर्स। फेंगशी ने उन सालों का सफर याद करते हुए कहा कि वो मॉडर्न दुनिया योंगान तक कितनी मुश्किल से आए हैं, मगर अब वो उसे पहचान नहीं सकती। जियांशी कोशिश करता है कि वो कम से कम इस बात को एक्नॉलेज करे कि उनकी फैमिली की कंडीशन कितनी ज्यादा इम्प्रूव हुई है। उसने ये तक कहा कि यांग यांग भी ये महसूस कर रही है कि फेंगशी उन सब की तरह प्रोग्रेस नहीं कर पा रही और ना ही खुशी महसूस करती है। फेंगशी ने उस बात का उसे फौरन से जवाब दिया कि ये वही आदमी है जिसने उसे बैड टेम्पर्ड कहा था और कहता है कि वो हमेशा उसे हिट करती है, स्कॉल्ड करती है, पिंच करती है और किक भी करती है। फेंगशी ने बताया कि उसका टेम्पर मॉडर्न टाइम के फाइनेंशियल स्ट्रगल से डेवलप हुआ था, जब उनके घर की हालत पूरी तरह से टाइट थी और जियांशी पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। फिर उसने पूछा कि अब जब उनके पास पैसे हैं फिर भी वो उसे क्यों नहीं समझ पा रहा। उसे महसूस होता है कि योंगान में सब लोग इम्प्रूव हो गए हैं, मगर वो अब भी सिर्फ रोजमर्रा काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसी हुई है, अपनी लाइफ का कोई हिस्सा नहीं, जिस वजह से वो एंग्शियस हो गई है और जल्दी गुस्सा कर जाती है। इस पर उसे खुद भी बुरा लगता है कि वो बदल नहीं सकी। जियांशी ये दावा करता है कि जब वो यंग थी उसका टेम्पर बिल्कुल इसी तरह था। फेंगशी ने इस बात को करेक्ट करते हुए कहा कि पहले वो जेंटल थी और वो उसकी जेंटलनेस को पसंद करता था। उसका टेम्पर तो सालों की कांस्टेंट मेहनत से बना है। फेंगशी तन से कहती है कि उसकी नजर में तो हर चीज परफेक्ट होती है, यहाँ तक कि उसकी कुकिंग भी। आखिर में वो कहती है कि उसने उसे गलत समझा और डाइवोर्स लेटर उसके सामने फेंककर कमरे से निकल गई। इसी वक्त लियू चैन ने लिन आन को बताया कि लेडी जेंग के हस्बैंड की इंफॉर्मेशन पर बेस करते हुए वाइस मिनिस्टर साओ ने 2 फैमिली के लिंक रखने वाले लोगों को अरेस्ट कर लिया है। लिन ने खुद 2 को इंटरोगेट किया जो जिन्वो गार्ड्स में एक ऑफिसर रह चुका था और ऑफिशियल रिकॉर्ड में अब डेड लिस्टेड था। 2 ने पहले हिम्मत से अपोज किया और लिन पर इलीगल डिटेंशन और टॉर्चर का इल्जाम लगा दिया। लिन ने कामली इससे जवाब दिया कि जब 2 रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी डेड है तो फिर कोई जिंदा दुनिया में उसका मिसिंग होने पर रिपोर्ट नहीं लिखवाने वाला और शायद उसका बेकर भी चाहे कि ये मैटर इन्वेस्टिगेट हो। 2 को समझ आने लगा कि लिन एक्चुअली पीछे खड़े किसी असली पर्सन का नाम चाहता है, मगर वो जिद्दी होकर बोला कि वो खुद ही अपना बॉस है। तब लिन ने एक क्लॉथ बैग उसके सामने रखा, इस तरह जैसे कि उसमें किसी आदमी का कटा हुआ सर है, और फिर बताया कि वो एक्चुअली पेंटेड वुडन बॉल है, बस साइकोलॉजिकल प्रेशर के लिए ये किया था। ये टैक्टिक 2 का कॉन्फिडेंस तोड़ देती है और वो चीख कर कन्फेस कर गया। उसके कन्फेशन में रिवील हुआ कि 2 फैमिली सालों से इलीगल वेल्थ जमा कर रही है, प्रिंस जाओ को बेच रही है जो इस पैसे से अनरजिस्टर्ड सोल्जर्स और प्राइवेट मिलिट्री बिल्ड कर रहा है। 2 पर्सनली सोल्ड आयरन और प्रोविजन जैसे रेस्ट्रिक्टेड गुड्स को ट्रांसपोर्ट और सप्लाई का जिम्मेदार था। उसका कॉन्टेक्ट एजेंट के थ्रू होता है जिसने कभी भी फेस टू फेस नहीं मिला, बल्कि एक रनर गोस्ट मार्केट में लोकेशन चेंज करके गुड्स पिक करता था, जिससे सर्वाइलेंस मुश्किल हो जाती है। मगर 2 ने सीक्रेटली रनर को ट्रैक किया और पता लगा लिया कि वो जूशियन एली में बिजनेस रन कर रहा है। इससे परेशान होकर लिन जूशियन एली में शेंस डिनर गया ताकि शाओगुआंग को वार्न कर सके कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने डेंजरस लोग पकड़े हैं जिनका इनडायरेक्ट लिंक यहाँ से मिल सकता है। शाओगुआंग ने उसके टोन में हिडन कंसर्न महसूस कर लिया और पूछा कि क्या ये केस उसके केस से रिलेटेड है, और उसने ऑफर किया कि वो हेल्प कर सकती है। लिनयान ने उसे शॉर्ट टोन में डिमिस कर दिया और बोला कि ये तुम्हारा मैटर नहीं है, इससे दूर रहो। वो जाने ही लगता था कि शाओगुआंग ने उसे एक बॉक्स मील दिया जो उसने स्पेशली डिजाइन किया था ताकि फूड वेस्ट ना हो और कस्टमर इजी ले जा सके। उसने ऑफर किया कि वो आगे भी उसे मील भेजती रहेगी। लिनयान ने उसे थैंक्स किया मगर ऑफर डिक्लाइन कर दी और सिर्फ इतना कहा कि बस अपना ख्याल रखो। बाद में लियू चैंग ने पूछा कि उसने मील एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, कि ये लग रहा था कि अब वो शाओगुआंग से ज्यादा नफरत भी नहीं करता। उसी वक्त यांग यांग स्कूल से उदास वापस आती है। उसने कहा कि क्लासमेट कह रहे थे कि उसके फादर शाओजी ने उसे अबंडन कर दिया है क्योंकि न्यू ईयर के बाद उसके कोई लेटर नहीं आया। शाओगुआंग ने कन्फ्रंट किया और कहा शाओजी अनरिलायबल जरूर है लेकिन वो अपनी बेटी से प्यार करता है। थोड़ी देर बाद लेटर आ जाता है। लेटर में शाओजी ने अपनी सक्सेस का बहुत एग्जैजरेशन किया हुआ था। उसने लिखा कि एक्टिंग करियर बूम कर रहा है और नए कैपिटल से शेंस डिनर का एक और ब्रांच ओपन कर रहा है। सीन में असल हालत दिखाई जाती है। वो सड़क पर बर्न्ट जियांग मिंगाओजी एन कियान में बेचने की कोशिश कर रहा था और लोग उसे मजाक उड़ा रहे थे। फिर उसने फ्रेंचाइज मॉडल ट्राई किया और लोगों से डिमांड की कि वो 500 कियान महीना देकर शेंस डिनर का ब्रांड यूज कर सकते हैं, मगर क्राउड ने पहचान लिया कि तो वही इनकॉम्पिटेंट पेन केक सेलर है और वो एक्सपोज हो गया। गुस्सा होते हुए लोगों से भागना पड़ा। लेटर के एंड में फिर भी पोस्ट कर रहा होता है कि फ्रेंचाइज बूम कर रही है, नए दोस्त बन रहे हैं और वो कैलीग्राफी वर्ल्ड में एंटर हो चुका है।
रियलिटी ये थी कि शाओजी को स्ट्रीट पर बेगिंग करते दिखाया जाता है और वो यांग यांग के सामने शर्मिंदा महसूस करता है, मगर फिर भी उसे मिस करता है और चाहता है कि वो स्कूल में खुश रहे। डिनर के वर्कलोड को हैंडल करने के लिए शाओवांग ने एक अनयूजुअल रिक्रूटमेंट नोटिस लगाया, एक काइंड हार्टेड शेफ के लिए जो लोकल क्यूजीन में स्किल्ड हो। नोटिस में लेबर कॉन्ट्रैक्ट, मंथली सैलरी और 1 महीना नोटिस देकर जॉब क्विट करने का राइट मेंशन था। लोग इस कॉन्सेप्ट से हैरान हुए क्योंकि उनके लिए ये चीजें बिल्कुल नई थी और उस जमाने में कोई भी इस तरह से रिक्रूटमेंट नहीं करता था। फिर एक कॉन्फिडेंट यंग मैन सानलांग ने नोटिस उतार कर कहा कि इस जैसी ईटरी को सिर्फ उसके सुपीरियर कुकिंग स्किल्स की जरूरत है। उसने फौरन से एक डिश बनाई जिसका नाम था पीकॉक स्प्रेडिंग इट स्टिल। वो शेन फैमिली को इतनी ज्यादा इम्प्रेसिव लगती है कि वो सब उसे हायर कर लेते हैं। कुछ दिन बाद पीफी डिनर आया और सानलांग की डिश को प्रेस किया। शाओगोंग ने बहुत प्राउडली बताया कि वो कितनी लकी थी कि उसने सानलांग को हायर किया और फिर उसने पीफी से प्रिंसेस के बारे में पूछा कि उसके साथ जो उसका डिसएग्रीमेंट चल रहा था वो कब रिजॉल्व होगा और मेंशन किया कि प्रिंसेस ने रिसेंटली अपने आसपास के सभी आदमियों को डिसमिस कर दिया है, जिसकी वजह से पीफी के लिए मूव ऑन करना मुश्किल हो गया है। पीफी ने बात चेंज करते हुए कहा कि शाओगोंग और लिनियान के बीच म्यूचुअल अफेक्शन तो क्लियर है, मगर अब दोनों ने एक दूसरे को परस्यू करना बंद कर दिया है। उसने रिवील किया कि चांसलर मैंग ने अनाउंस कर दिया है कि लिनियान उसकी ग्रैंड डॉटर से शादी करेगा और एंगेजमेंट ऑफिशियली फिक्स हो गई है। पीफी ने एंड में कहा कि हम दोनों पैथेटिक लोग हैं जिनके लव्ड वंस हमारी रीच से बहुत ऊपर है। ये सुनकर शाओगोंग विजिबली हर्ट हो जाती है। अब जब किचन सानलांग हैंडल कर रहा था, फेंगशी के पास फाइनली फ्री टाइम आ जाता है। वो हर रोज बाजार में मिस्टर हा से एक्सेसरीज और छोटी छोटी चीजें खरीद कर खुशी से घूमती थी। उसने याद किया कि योंगान आते वक्त उसने अपना गोल्ड ब्रेसलेट बेच दिया था और अब जब वो खुद पैसा कमा रही है तो डिसाइड कर चुकी थी कि जो चीज़ पसंद आएगी वो उसे फौरन से खरीद लेगी क्योंकि हैप्पीनेस ही वुमेन को ब्यूटीफुल बनाती है। इस सब से बेखबर जियांची उसे चुपके से फॉलो कर रहा था और हैरान होता है कि वो इतनी खुश क्यों है। वंग ने नोटिस किया कि उसके पेरेंट डिनर में कम दिखने लगे हैं। उसने जियांची से इस बारे में पूछा। उसने कन्फेस किया कि वो फेंगशी को सीक्रेटली फॉलो कर रहा है क्योंकि उसे डर है कि ज्यादा पैसा आते ही वो बिगड़ न जाए और किसी और में इंटरेस्ट न ले ले। शाओगोंग ने इरिटेशन से कहा कि वो कितना हिपोक्रिटिकल है। जब फेंगशी ने उस पर तेवरन वाले इंसिडेंट के बाद शक नहीं किया, जियांची ने तेवरन विजिट को एक एक्सीडेंटल मिस्टेक कहकर डिफेंड कर लिया। शाओगोंग ने नोइंग द डाइवोर्स लेटर उसे बताया कि कोई फंडामेंटल बेट्रायल नहीं हुआ, मगर उसने फेंगशी को डीपली हर्ट किया है। उसे याद दिलाया कि फेंगशी ने सालों तक फैमिली की रेस की और कितनी जेंटल हुआ करती थी। उसने ये भी याद दिलाया कि फेंगशी ने अपनी गोल्ड ज्वेलरी तक बेच दिया था, ब्रेसलेट और रिंग भी, सिर्फ इसलिए कि उनकी पूरी फैमिली सरवाइव कर सके। शाओगोंग ने कहा कि उसने फेंगशी के लिए गोल्ड बाय किया है, मगर ज्वेलरी अब हस्बैंड गिफ्ट करता है तो उसकी मीनिंग अलग होती है। वो अपने फादर को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज कर रही थी कि उसने गिफ्ट में बिग कैरेज दे दी जो कि बिल्कुल पॉइंट मिस करती है और फेंगशी को हर्ट कर दिया। रिमोर्स में जियांची ने अपनी पिग्स ब्रेन को ब्लेम किया और कहा कि उसने टेम्पर के बारे में गलत बातें कर दी थी और अब उसे फाइनली समझ आ रहा है कि उसकी फेलियर्स ने उसे चेंज होने पर मजबूर किया है। उसने पूछा कि क्या अब भी चांस है। शाओगोंग ने कहा कि ये आप पर डिपेंड करता है और एडवाइस दी कि स्टे हम्बल एंड ग्राउंडेड, तो शायद फेंगशी का एटीट्यूड चेंज हो जाए। जियांची ने प्रॉमिस किया कि वो चेंज करेगा और रिक्वेस्ट की कि फेंगशी को अपकमिंग कुलिनरी मास्टर कंपटीशन में ले आए जहां वो प्रूव कर सके कि वो ट्रूली हार्ड वर्किंग बन गया है और उसे वापस से जीत सके। शाओगोंग उसके इस बात पर अग्री कर लेती है। उसके बाद जियांची ने फौरन टास्क हैंडल करना शुरू कर दिया और इंसिस्ट किया कि वो रेस्ट करे। इसी दौरान लियू चेंग ने लिनियान को रिपोर्ट किया कि उसने मिस दू को प्रेशर में लाकर कोऑपरेट करने पर राजी कर लिया है। मिस दू प्रॉपर्टी और कॉन्टेक्ट्स की वजह से वर्ल्ड में वेल कनेक्टेड थी। उसने रिवील किया कि लू युन, जो कि युनलाई तेवरन का ऑनर है, उसके पास सीक्रेट वेयर हाउस है जहाँ लार्ज स्केल मिलिट्री इक्विपमेंट्स स्टोर हो सकते हैं। वो अपनी सेफ्टी के लिए इन वेयर हाउस को प्रोक्सीज के नाम पर रजिस्टर करवाता था। लिनियान ने कामली कहा कि वक्त के साथ हर चीज ट्रेस हो सकती है। मिस दू ने ये भी रिवील कर दिया कि जाओ जुनशी अपनी डेथ से पहले युनलाई तेवरन का फ्रीक्वेंट कस्टमर था और उस पर प्रॉपर्टी रेंट का कर्ज भी लीक कर गया था। रात को लियू चेंग ने लिनियान को चांसलर मेंग की तरफ से कुलिनरी मास्टर कंपटीशन का इनविटेशन दे दिया और मेंशन किया कि चांसलर मेंग की ग्रैंड डॉटर भी वहां पर कम्पीट कर रही है। लिनियान ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा क्योंकि युनलाई तेवरन भी वहां पर पार्टिसिपेट जरूर करेगा, जिससे उसे क्लू मिल सकते हैं। साथ ही उसका ग्रैंडफादर एंगेजमेंट को अग्रेसिवली पुश कर रहा था, जिसे सीधा मना करना मुश्किल है। इसलिए लिनियान ने डिसाइड किया कि कंपटीशन अटेंड करके वो टेम्परेरीली ग्रैंडफादर को सेटिस्फाई करेगा और इसी वक्त में अपने कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स को रिजॉल्व करने की कोशिश भी करेगा। और यहीं पर जाकर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो गाइस, आई नो कि हम लोग काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो गए हैं अपलोडिंग में। इसका रीजन ये है कि लाइफ में कुछ चेंजेस हुए हैं और हमारी एडमिशन कॉलेज में हो गई है, जिसकी वजह से शेड्यूल काफी ज्यादा बिजी हो गया है। मगर बिलीव मी, हम लोग दोबारा से पोस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं
सो स्टे ट्यून फॉर द न्यू एपिसोड्स एंड या सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड या अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नए एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय।